बच्चों कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है ये आपने पढ़ना है। इसके साथ साथ आपने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि पीछे वाली वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वीडियो जो हमने कंप्लीट डिस्कस किया था उसमें आपने पढ़ा था कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इससे आर डिस्प्लेसमेंट पर पी पॉइंट पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका फार्मूला के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से निकाला था आपने। ठीक है, अब ये फील्ड जो होती है ये आपने कैलकुलेट तो कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर कितनी है। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती थी। तो बेसिकली अगर आप कोई चार्ज देखो तो उसके इर्द गिर्द आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र थोड़ी आएगी, नहीं ना नज़र आएगी। तो माइकल फैराडे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने विजुअलाइज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं, हम देखना चाहते हैं कि जो चार्जेस हैं उनकी फील्ड कैसी होती है। ठीक है, उनके इर्द गिर्द फील्ड जो होती है उसका पैटर्न क्या होता है। तो उसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज उन्होंने रख लिया। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या होती है, हमने कल भी पढ़ा था कि ये रेडियली आउटवर्ड होती है। ओके, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि ये फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। ठीक है, और उसके साथ ऐसे अब अगर आप यहाँ पे देखो तो एरोज जो हैं वो एक लाइन में मोर देन वन है। ये भी क्यों है ये भी हम पढ़ते हैं। अब हुआ ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का उन्होंने बनाया कि ये पॉजिटिव चार्ज की इस तरह से होती है बाहर की तरफ, और ये उन्होंने कहा कि ये जो आपकी लाइंस की डायरेक्शन है, ठीक है, लाइंस की डायरेक्शन है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर होती है ना। तो डायरेक्शन ऑफ लाइंस आपको बताती है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस tells about डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में आपको बताती है। लेकिन और ये जो एरोज हैं, एरोज क्या बताते हैं आपको, एरोज बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से कम होती जा रही है। ठीक है, एरोज आपको बताते हैं, साइज एरो का बताता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में, और इनका जो डायरेक्शन है एरोज का वो आपको बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, इसी तरह जब नेगेटिव चार्ज था उसकी फील्ड होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से उन्होंने ये भी बनाया। ओके, इसी तरह ये छोटे तीर ऐसे। तो उन्होंने कहा कि ये जो साइज है आपके तीर का, एरो का साइज जो है वो आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, और ये जो डायरेक्शन है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताती है। सही है। अब जैसे जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला भी आपने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, के क्यू ओवर आर स्केयर के ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ डिस्टेंस के। यानी जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हो आपका जो डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो कम होती जाती है। ठीक है, इसी को उन्होंने छोटे तीरों से हल किया। लेकिन बच्चे एक बात याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो होती जाती है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, ज़ीरो कभी भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अगर आर जो है वो इनफाइनाइट हो फिर ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, अब हुआ ये कि आपके इसी वाले कॉन्सेप्ट को उन्होंने कर दिया क्या, बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। उसमें उन्होंने क्या किया कि ये जो तीर थे, एरो थे, उनको आपस में जोड़ दिया और ये सिंगल एरोज लगाना शुरू कर दिए। ओके, कुछ इस तरह से।
ओके, अभी उन्होंने क्या कहा कि पहले डायरेक्शन तो वही है कि एरो की डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में बताती है, लेकिन पहले यहाँ पर एरो का साइज जो था वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताता था। जहाँ पे एरो का साइज ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा, जहाँ पे एरो छोटा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो आपको बताती है डेंसिटी, यानी आपको तादाद बताती है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा होगी। जहाँ पर फील्ड लाइंस के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, यानी जहाँ पर फील्ड लाइंस कम होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is calculated by density of field lines, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना वो रियल में तो नहीं होती। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हो, इलेक्ट्रॉन पड़ा है, चलो यहाँ पे प्रोटॉन लगा लो आप, ठीक है, वो पड़ा है, तो क्या उसके इर्द गिर्द आपको ये एरोज भी नजर आएंगे? ऑफ कोर्स नहीं नजर आएंगे, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये आपने खुद से इमेजिन की हुई हैं इसको विजुअलाइज करने के लिए, तस्वीरी लिहाज में देखने के लिए। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी फील्ड है, तो आप कैसे बता सकते हो कि उसकी फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है या इनवर्ड डायरेक्शन में है, या कैसे है? तो उसके लिए भी फैराडे ने आपको क्या बताया कि कोई भी चार्ज है उसके अंदर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी ये इतना छोटा होता है कि इसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती, ठीक है, यानी फील्ड होती है लेकिन हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अब जिस डायरेक्शन में ये जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी कि फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपेल करेगा ना, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका मतलब है कि इस फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लो, ठीक है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी इनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव में इनवर्ड होती है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप रखोगे तो क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस तरफ मूव करेगा, तो इसका मतलब है कि फील्ड की डायरेक्शन भी इनवर्ड होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज की होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज की रेडियली इनवर्ड होती हैं। फिर से देख लो कि अगर आपने कोई भी चार्ज है, ठीक है, उसकी फील्ड के बारे में पता करना है, तो क्या करना है कि उसकी फील्ड के अंदर किसी भी टेस्ट चार्ज को ला कर रख दो। अब जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन आपके फील्ड लाइन की होगी, वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बेसिकली इमेजिनरी लाइन अराउंड अ चार्ज। अब आपने देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैसी होती हैं और यानी इनका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ऑफ कोर्स ये क्या होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, तो कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज, इनटू नेगेटिव चार्ज। अब ये कैसे है कि ये देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे ये बाहर की तरफ निकलेंगी इस डायरेक्शन में, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। ओके, हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में ख़त्म होंगी। अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये कभी भी स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती। दे नेवर टर्मिनेट इन स्पेस।
कभी भी ये स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती, स्पेस में कभी ख़त्म नहीं होती। कैसे कि मिसाल के तौर पे देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इस डायरेक्शन में, 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 डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो हम काफ़ी दफ़ा ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे आप चार्ज से फासले पर जाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कमज़ोर तो होती जाएगी लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे जाती जाएगी। लेकिन हम तो यहाँ पे इनफाइनाइटली ना ले जा सकते, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये जाती हैं और वहाँ पर ख़त्म होती हैं, लेकिन टर्मिनेट कभी स्पेस में नहीं होती। अगर आपने इनको टर्मिनेट कराना है तो पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज में ही टर्मिनेट होंगी जाके। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर है इनकी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि फील्ड लाइंस जो होती है ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना वहाँ से फील्ड लाइन भी ज़्यादा निकलेंगे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। कैसे कि अगर देखो यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो आप अपनी मर्जी से कितनी लाइंस निकाल लो। मिसाल के तौर पर अगर आपने इसमें से 4 लाइंस निकाली हैं तो अगर यहाँ पे 2Q चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा कि इसमें से आपको डबल फील्ड लाइंस निकालनी पड़ेंगी। अगर यहाँ से 4 निकालेंगे तो यहाँ से आपको 8 निकालनी पड़ेंगी। 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और अगर यहाँ पर 3Q चार्ज आ गया, ठीक है, तो क्या होगा कि पहले 4 थी तो 8, फिर यहाँ पर आपको 12 निकालनी पड़ेंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इस तरह से अगर यहाँ पे 4 आ जाएगा तो 16 लाइंस निकालनी पड़ेंगी। तो ये डिपेंडिंग करता है कि आपने शुरू कहाँ से किया। मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पे 2 निकाली हैं तो यहाँ पे 4 यहाँ पर पड़ेंगी। ठीक है, और प्लस क्यू 4 आ जाएगा तो वहाँ पर आपको 8 निकालनी पड़ेगी। यानी इनिशियली डिपेंड नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे आप मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाओगे अपने हिसाब से उसी हिसाब से आप फील्ड लाइंस को भी बढ़ाते जाओगे। ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा वहाँ से फील्ड लाइंस भी ज़्यादा, जिसकी मैग्नीट्यूड कम उसकी फील्ड लाइंस भी कम। तब ना उसके लिए आप ये फिगर देखो। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि ये प्लस क्यू चार्ज है ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, इनकी फील्ड लाइंस जो है ना वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं और ऐसी है कुछ। तो आप मुझे बताओ कि इसमें से मैग्नीट्यूड किसकी ज़्यादा होगी, प्लस क्यू की ज़्यादा होगी या फिर माइनस क्यू की ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी। तो उसके लिए पहले आप एंगल देखो, ये एंगल क्या है अल्फ़ा और इसको बोल दो बीटा। ठीक है, पहले आप देखो जिसका फील्ड लाइंस जो होंगी वो पास पास होंगी। ठीक है, इस तरह पास पास होंगी तो उसका एंगल कितना बनेगा, छोटा बनेगा ना, और जिसकी फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी उसका एंगल ज़्यादा बनेगा। अभी अभी आपने पढ़ा था कि फील्ड लाइंस जो होती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मैग्नीट्यूड के। अब यहाँ पे एंगल कौन सा छोटा है, बीटा छोटा है ना, तो इसका मतलब है माइनस क्यू वाले की मैग्नीट्यूड बड़ी होगी प्लस क्यू वाले से। ठीक है, आगे वाली प्रॉपर्टी है कि इमेजिन करो ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन में फील्ड होगी, लाइंस होंगी इस तरह से होती है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसका सरफेस बना दें तो आप देखो कि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ना वो हमेशा चार्ज के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। बेशक ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में, अगर आप नेगेटिव चार्ज बना दोगे तो इनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन अभी भी ये क्या है सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं अपवर्ड होंगी डाउनवर्ड होंगी, यानी 3 डायमेंशन में फैली हुई होंगी ना, लेकिन होंगी क्या, होंगी हमेशा ये सरफेस के परपेंडिकुलर। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज। ठीक है, आगे वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो आपकी टेक्स्ट बुक में इसका क्वेश्चन भी है।
वो क्या है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। वो क्यों नहीं करती वो भी हम देखते हैं। टू फील्ड लाइंस नेवर एवर नेवर इंटरसेक्ट। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, इमेजिन करो कि यहाँ पर एक फील्ड लाइन आ रही थी इस डायरेक्शन में, एक फील्ड लाइन आ रही थी इस डायरेक्शन में। अब इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को कट कर दिया। अब कट तो कर दिया है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा कि इस पॉइंट पर आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अगर आप चाहिए हो तो उस पॉइंट पर आप लाइन का टेंजेंट ले लो। ठीक है, ये अगर आपको मैंने नहीं बताया तो अब आप लिख लो कि अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको चाहिए तो आप वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टेंजेंट ले लो। अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हो इस लाइन की वजह से, तो यहाँ पर इसकी वजह से डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर। अगर आप इस लाइन की वजह से यहाँ पर ड्रा करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मोर देन 2 डायरेक्शंस आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। दिस इज़ इम्पॉसिबल। अगर वो पूछे कि क्यों नहीं कर सकती, तो इसकी वजह यही है कि जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट पर जहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है वहाँ मोर देन 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, आपने अभी पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर देखो ये चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो समझो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में आ रही है। देखो अब होगा क्या कि इसकी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर लो, सीधा है वैसे मेरे से टेढ़ा हो गया लेकिन ये सीधी होगी बिल्कुल। अब ये यहाँ पर क्या होगा कि कैंसिल करने के चांसेस हैं, ये वाली जो है वो इसके इधर कैंसिल करने के चांसेस हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कभी एक दूसरे को कट कर ही नहीं सकती, तो होगा क्या, होगा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो वहाँ पर जाके ये अपना पाथ थोड़ा सा ऐसे कर लेगी, ऐसे। ठीक है, ये वाली भी लाइन क्या करेगी, थोड़ा सा पाथ ऐसे कर लेगी और ये लाइन भी ऐसे, यानी एक दूसरे को कट किए बगैर आगे चले जाएंगी ये। और अगर आपसे ये पूछे कोई कि ऐसा क्यों हुआ कि ये दोनों बच के क्यों चले गई एक दूसरे से, इन्होंने टच क्यों नहीं किया, तो आप ये कह सकते हो क्योंकि दो फील्ड लाइंस जो है वो कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, तो इसी वजह से ये एक दूसरे से ऐसे बच के चले गई हैं। अब हम अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही उनको पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपेल करता है। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always repelled by positive charge। अब ये क्या चीज़ है, अब होगा ये कि देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है और यहाँ पर दो फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज इन फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा और ये कुछ ऐसे करते हुए आगे चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमेशा ही इनको नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमेशा नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always attracted by negative charge। अब ऐसा कैसे होगा कि अगर ये दो फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे पड़ा है नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा कि ये दोनों फील्ड लाइंस जो हैं वो ऐसे इसके अंदर टर्मिनेट हो जाएंगी। इसी तरह अगर ये आ रही हैं तो यहाँ से ये ऐसे चले जाएंगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपेल करता है और नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करता है। ये आपने बात याद रखनी है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, ये आपने गॉसेस लॉ में यूज़ करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे जब आप इसको यूज़ करोगे ना, इसका यूज़ आएगा गॉसेस लॉ में भी और कैपेसिटर वगैरह में भी इसका यूज़ आएगा।
वो प्रॉपर्टी क्या है कि पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइंस represent यूनिफॉर्म या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल हों। पैरेलल लाइंस का पता है, इस तरह की। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस हो यानी इनके दरमियान में डिस्टेंस सेम हो, और स्ट्रेट लाइंस हो, ये आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज़्यादा है, सबके बराबर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अब यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस नहीं रही, यहाँ पे स्ट्रेट भी नहीं रही, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी। लेकिन जब तक लाइंस जो हैं वो सीधी रहें, इक्वल डिस्टेंस पे रहें और स्ट्रेट रहें और पैरेलल रहें, तो वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कराती हैं। ठीक है, कंडीशन आपने फिर गॉसेस लॉ में यूज़ करनी है। ठीक है, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में यूज़ करनी है, और ये आपको क्या बताती है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस हैं तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगी। अब ज़ीरो कैसे होगी ये भी हम देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या होगी कि जब चार्जेस जो होंगे वो रेस्ट पर होंगे, चार्जेस क्या होंगे, रेस्ट पर होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ज़ीरो होगी। अब होता क्या है कि ये क्यों होगा कि देखो, जब भी आप बाहर से कोई चार्ज लेके जाओगे, ठीक है, ये समझो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं इधर उधर। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप बाहर कोई चार्ज लेके जाओगे, ठीक है, समझिए कि पॉजिटिव चार्ज आपने रख दिया, तो क्या होगा कि यहाँ पर जब आपने चार्ज रखा तो इसकी फील्ड की वजह से ये इन पर फोर्स लगेगी, और ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ये इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगी, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो करंट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन तो नहीं रहेगी, फिर क्या होगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन हो जाएगी। तो इसका मतलब है जब चार्ज नहीं होगा यहाँ पर, तो फिर ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रेस्ट पे तो नहीं होंगे, लेकिन इस तरह से होंगे, रैंडम मोशन में होंगे कि एक दूसरे के करंट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होगी। यानी जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होगी। जैसे आप चार्ज लाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर में होती है वो हमेशा ही ज़ीरो होती है। तो बच्चों, ये था आज का इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस का टॉपिक और उसका पूरा लेक्चर। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।